Welcome to Agro Academy online learning platform, a credible, reliable and affordable learning space for agriculture aspirants. साथियों, आप सभी को एक लास्ट रिमाइंडर के लिए सुंदर सीरीज की क्लास नंबर 14 का पहला पार्ट YouTube लाइव किया गया है। जैसा कि कल विमल सर ने आप सभी को बता दिया है, अब आगे की सभी क्लासेस आपको हमारे वेब पोर्टल और ऐप पर चलेंगी, जहां आपको क्लास के साथ क्लास की PDF और सुंदर 360 टेस्ट का भी एक्सेस मिलेगा। आपके रिक्वेस्ट पे डिस्काउंट कोड एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है, तो आज ही ज्वाइन करें। ये सीरीज गेम चेंजर होने वाली है अगर आप AFO, AO, ADO, REO, AGTA या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो सुंदर सीरीज इज नाउ बिकमिंग मोर स्ट्रक्चर्ड, लॉन्गर ड्यूरेशन एंड मोर डिटेल वर्जन, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में, विदाउट एनी एड्स और डिस्ट्रैक्शन, एक्सक्लूसिव फॉर सीरियस एस्पिरेंट्स। फॉर मोर डिटेल्स चेक आउट द वेबसाइट। अब क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वीड साइंस यानी खरपतवार विज्ञान। ये विषय AFO से लेकर दूसरे सभी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आज हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटेंगे, बल्कि समझेंगे कि खरपतवार फसलों के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक क्यों हैं, वो इतने सफल क्यों हैं, और उनसे जुड़े सबसे जरूरी आंकड़े कौन से हैं जो सीधे सीधे परीक्षण में पूछे जाते हैं। बिल्कुल। किसी भी दुश्मन को हराने के लिए पहले उसे जानना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले खरपतवार की परिभाषा और उसके इतिहास से ही शुरू करते हैं। ये वो नींव है जिस पर बाकी सारी समझ बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, वीड या खरपतवार की आधिकारिक परिभाषा क्या है? क्या ये कोई भी पौधा है जो हमें पसंद नहीं, या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसकी परिभाषा बहुत सरल है लेकिन गहरी भी है। चलिए देखते हैं। पॉइंट 1, वीड इज अ प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट डिजायर्ड। ओके। और अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग आउट ऑफ टाइम एंड प्लेस। अब हिंदी में वीड या खरपतवार वो पौधा है जो किसी ऐसी जगह उग रहा है जहां उसे नहीं होना चाहिए। मतलब ये अनचाहे पौधे होते हैं जो गलत समय और गलत जगह पर उग जाते हैं। अच्छा, मतलब अगर गेहूं के खेत में सरसों का पौधा उग जाए तो वो भी एक खरपतवार है, भले ही सरसों खुद एक फसल है। एग्जैक्टली। जगह और मंशा सबसे जरूरी है, और ये सरल सी परिभाषा इंटरव्यू और वाइवा में अक्सर पूछी जाती है, आपकी बेसिक समझ परखने के लिए। समझ गया। अब एक क्लासिक फैक्ट पर आते हैं जो लगभग हर एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। पॉइंट 2, टर्म वीड कॉइन्ड बाय जेथरो टुल। हिंदी में वीड शब्द जेथरो टुल ने दिया था। हाँ, ये नाम तो हर किताब के पहले पन्ने पर होता है। FO और स्टेट AO जैसे एग्जाम में ये एक T1 सवाल है। एग्जाम में याद रखना, जेथरो टुल वीड शब्द के जनक हैं। अब बात करते हैं भारत में खरपतवार विज्ञान के सबसे बड़े संस्थान की। इसके विकास की एक कहानी है जिसे तारीखों और नामों के क्रम में समझना महत्वपूर्ण है। अच्छा। हाँ, ऑप्शन में यही गलती करवाते हैं। अच्छा। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पूरा एवोल्यूशन है। बताइए। जी। पॉइंट 1, NRC फॉर वीड साइंस एस्टैब्लिश्ड 1989, जबलपुर MP। हिंदी में राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1989 में जबलपुर, मध्य प्रदेश में हुई थी। ये पहली कड़ी थी। ठीक है, 1989 में NRC के तौर पर शुरुआत हुई। फिर आगे क्या हुआ? जैसे जैसे खरपतवार प्रबंधन की अहमियत बढ़ी, इस संस्थान का कद भी बढ़ा। पॉइंट 2, प्रमोटेड एज डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च यानी DWSR, Jan 2009। DWSR 2009 में। जी। हिंदी में जनवरी 2009 में इसे डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च के रूप में प्रमोट किया गया। ये एक बड़ा अपग्रेड था। और फिर एक और बदलाव हुआ है ना? हाँ, इसका नाम और सुधारा गया। पॉइंट 3, रीनेम्ड एज डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च यानी DWR, नवंबर 2014। हिंदी में नवंबर 2014 में इसका नाम बदलकर डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च कर दिया गया, जो इसका मौजूदा नाम है। तो क्रम है NRC, फिर DWSR और अब DWR। बिल्कुल। इस क्रम को साल के साथ याद रखना जरूरी है। इसी से जुड़ी एक सोसाइटी भी है, राइट? हाँ। पॉइंट 4, इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस ISWS, established at Hisar HR, later shifted to जबलपुर MP। हिंदी में इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस की स्थापना हिसार, हरियाणा में हुई थी और बाद में से जबलपुर शिफ्ट कर दिया गया, ताकि DWR के साथ तालमेल बना रहे। एकदम सही। और ये सोसाइटी एक जर्नल भी निकालती है। पॉइंट 5, इंडियन जर्नल ऑफ वीड साइंस पब्लिश्ड बाय ISWS एट DWR, जबलपुर। ठीक है। हिंदी में
इंडियन जर्नल ऑफ वीट साइंस को ISWS द्वारा DWR जबलपुर से प्रकाशित किया जाता है। तो अब हमें पता है कि खरपतवार क्या है और भारत में इस पर रिसर्च कहाँ होती है, लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं। ये खरपतवार आखिर कितना नुकसान करते हैं? क्या ये सच में इतने बड़े विलेन हैं? इसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि कीड़े या बीमारियां सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, पर सच्चाई कुछ और है। अच्छा, जी, चलिए देखते हैं। पॉइंट 1, टोटल क्रॉप लॉस ड्यू टू वीड्स इन इंडिया इज 33%। हिंदी में भारत में खरपतवारों के कारण कुल फसल का 33% नुकसान होता है। 1/3, मतलब हर 3 में से 1 किलो अनाज खरपतवार की वजह से बर्बाद हो जाता है। जी। तो फिर कीड़ों और बीमारियों का आंकड़ा क्या है? पॉइंट 2, लॉस ड्यू टू इंसेक्ट्स इज 26%। हिंदी में कीड़ों के कारण 26% नुकसान होता है। एंड पॉइंट 3, लॉस ड्यू टू डिजीजेज इज 20%। हिंदी में और बीमारियों से 20% नुकसान होता है। तो सबसे ज्यादा खरपतवार से ही है? हाँ, ये न्यूमेरिकल डायरेक्टली क्वेश्चन बन चुका है। सबसे ज्यादा नुकसान खरपतवार से होता है, 33%। इस वैल्यू को कंफ्यूज मत करना। ये तो सच में एक आई ओपनर है। दुनिया भर में कौन से खरपतवार परिवार सबसे ज्यादा समस्या पैदा करते हैं? दुनिया भर में 3 परिवारों का दबदबा है। पॉइंट 4, मेजर वीड फैमिलीज ग्लोबली, पोएसी, एस्टरेसी एंड साइपोरेसी। टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट 44% ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट वीड्स। 44%? जी। हिंदी में विश्व स्तर पर सबसे प्रमुख खरपतवार परिवार पोएसे यानी घास परिवार, एस्टरेसे सूरजमुखी परिवार और साइप्रेसे मोथा परिवार हैं। ये दुनिया के 44% सबसे खराब खरपतवारों को कवर करते हैं। दिलचस्प है। अब इसी से जुड़ा एक और आंकड़ा है जहां भारत और दुनिया में बहुत बड़ा अंतर है, और वो है कीटनाशकों का उपयोग। बिल्कुल, और यह अंतर भारत की कृषि की पूरी कहानी बताता है। पहले दुनिया का पैटर्न देखते हैं। पॉइंट 5, वर्ल्ड पेस्टिसाइड यूज पैटर्न इज हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स। मतलब दुनिया में खरपतवारनाशी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं? जी, दुनिया में सबसे ज्यादा हर्बिसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड और फिर फंगिसाइड का उपयोग होता है। और भारत में? मुझे लगता है ये उल्टा है। एकदम सही। पॉइंट 6, इंडिया पेस्टिसाइड यूज पैटर्न इज इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स। हिंदी में लेकिन भारत में क्रम ठीक उल्टा है। यहाँ सबसे ज्यादा इंसेक्टिसाइड, फिर फंगिसाइड और सबसे कम हर्बिसाइड का उपयोग होता है। लेकिन ऐसा क्यों है? दुनिया खरपतवार से लड़ रही है और हम कीड़ों से। इसके पीछे भारत की जलवायु और फसल पैटर्न एक बड़ा कारण है। हमारा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कीड़ों के लिए स्वर्ग जैसा है, इसलिए यहाँ कीटों का प्रकोप ज्यादा होता है। अच्छा। जबकि शीतोष्ण देशों में बड़े बड़े फार्मों में मशीनीकरण के लिए खरपतवार एक बड़ी बाधा है, इसलिए वहां हर्बिसाइड का उपयोग ज्यादा है। यह एक बेहतरीन इंसाइट है। तो भारत में अगर हर्बिसाइड का उपयोग कम है, तो जिन फसलों में होता है उनमें सबसे ज्यादा किस में होता है? पॉइंट 7, क्रॉप विथ हाईएस्ट हर्बिसाइड यूज इन इंडिया इज राइस फॉलोड बाय टी एंड व्हीट। हिंदी में भारत में सबसे ज्यादा हर्बिसाइड का उपयोग चावल की फसल में होता है, उसके बाद चाय और फिर गेहूं में। और कौन सा हर्बिसाइड भारत में सबसे ज्यादा बनता है? पॉइंट 8, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर्ड हर्बिसाइड इन इंडिया इज इज़ोप्रोरोचुरॉन। हिंदी में भारत में सबसे ज्यादा बनाया जाने वाला हर्बिसाइड इज़ोप्रोरोचुरन है। और प्रति हेक्टेयर खपत के आंकड़े क्या कहते हैं? पॉइंट 9 per hectare pesticide consumption in India is less than 0.5 kgi। हिंदी में? भारत में प्रति हेक्टेयर कीटनाशक की कुल खपत 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी कम है। और हर्बिसाइड के? वो तो और भी कम। पॉइंट 10, हर्बिसाइड कंजम्पशन इंडिया इज 40 ग्राम्स पर हेक्टेयर। हिंदी में सिर्फ हर्बिसाइड की खपत तो 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है। तो इस पूरे हिस्से का सार यह है कि खरपतवार भारत में 33% फसल का नुकसान करते हैं, जो कीड़ों से भी ज्यादा है। लेकिन फिर भी हम हर्बिसाइड से ज्यादा इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, और चावल वो फसल है जिसमें सबसे ज्यादा हर्बिसाइड इस्तेमाल होता है। परफेक्ट समरी। अब सवाल ये उठता है कि ये खरपतवार इतने सफल क्यों हैं? इनके पास ऐसी क्या सुपर पावर है? जवाब है इनकी अविश्वसनीय प्रजनन क्षमता। अच्छा, तो देखते हैं इनके बीज उत्पादन के आंकड़े। ये वाकई हैरान करने वाले होने चाहिए। चलिए सबसे बड़े खिलाड़ी से शुरू करते हैं। पॉइंट 1, Coniza bonariensis produces 226,753 seeds per plant। 2,26,000। जी, हिंदी में Coniza bonariensis का एक पौधा
2,26,753 बीज पैदा कर सकता है। अविश्वसनीय है। इसके बाद कौन है? इसके बाद है अमेरंथस स्पीशीज, जिसे हम चौलाई कहते हैं। पॉइंट 2, अमेरंथस एसपीपी प्रोड्यूसेस 1,96,000 सीड्स। हिंदी में अमेरंथस की प्रजातियां 1,96,000 बीज बनाती हैं। और बथुआ, जो सर्दियों में बहुत आम है। पॉइंट 3, चिनोपोडियम एसपीपी प्रोड्यूसेस 72,000 सीड्स। हिंदी में चिनोपोडियम यानी बथुआ की प्रजातियां 72,000 बीज बनाती हैं। और अमरबेल। पॉइंट 4, कस्कुटा एसपीपी प्रोड्यूसेस 16,000 सीड्स। हिंदी में कस्क्यूटा यानी अमरबेल की प्रजातियां 16,000 बीज बनाती हैं। और गेहूं का सबसे बड़ा दुश्मन, गेहूं का मामा। वो इनके मुकाबले काफी कम है, लेकिन फिर भी बहुत है। पॉइंट 5, फेलारिस माइनर प्रोड्यूसेस 400 सीड्स। हिंदी में फेलारिस माइनर 400 बीज बनाता है। एग्जाम में याद रखना, सबसे ज्यादा बीज उत्पादन कोनिजा का है। प्रश्न सीधा बनता है, विच वीड प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीड्स? तो याद रखने के लिए कौन इतना बीज बनाता है? कोनिजा। लेकिन सिर्फ बीज बनाना ही इनकी ताकत नहीं है, ये बीज सालों तक जिंदा भी रह सकते हैं, है ना? यही इनकी दूसरी सुपर पावर है। पॉइंट 6, वीड सीड लॉन्जेविटी। मोस्ट सीड्स आर वायबल फॉर मोर देन 20 years। हिंदी में खरपतवार के बीज की जीवन क्षमता 20 साल से भी ज्यादा हो सकती है। 20 साल? जी, वो मिट्टी में चुपचाप पड़े रहते हैं, सही मौके का इंतजार करते हुए। इसीलिए वो कहावत है, 1 year seeding is equal to 7 year weeding। हिंदी में 1 साल बीज बनने दिया तो 7 साल तक निराई करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और मिट्टी में मौजूद इन सभी जीवित बीजों के भंडार को हम कहते हैं वीड सीड बैंक। जब ये बीज उगने, सड़ने या किसी वजह से खत्म होने से इस बैंक से कम होते हैं तो उसे वीड सीड विथड्रॉल कहते हैं। आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पहुंचाने के लिए एग्रो एकेडमी ने IBPS AFO फाउंडेशन लॉन्च कर दिया है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कंपटीशन से आगे रहने के लिए अभी ज्वाइन करें, जिसमें सुंदर सीरीज का एक्सेस फ्री है। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करें। चलिए लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अब हम खरपतवार की तीसरी और सबसे चालाक सुपर पावर पर आते हैं, डॉर्मेंसी यानी प्रसुप्ति। ये बीज की सो जाने की क्षमता है। हार्पर ने 1977 में इसके 3 प्रकार बताए थे। सो जाने की क्षमता, ये तो दिलचस्प है। चलिए इसके प्रकारों को समझते हैं। पहला प्रकार है इनेट और प्राइमरी डॉर्मेंसी। दिस इज कॉज्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स एंड इनहिबिटर्स इन द सीड कोड। हिंदी में इनेट या प्राइमरी डॉर्मेंसी आनुवंशिक कारणों और बीज के छिलके में मौजूद इनहिबिटर्स की वजह से होती है। मतलब ये उसकी अंदरूनी बनावट है? हाँ, इसे ऐसे समझें कि बीज जन्म से ही गहरी नींद सोने वाला है। ठीक है, दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा है इंड्यूस्ड और सेकेंडरी डॉर्मेंसी। दिस इज कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर और वाटर लॉगिंग। हिंदी में इंड्यूस्ड या सेकेंडरी डॉर्मेंसी पर्यावरणीय कारकों जैसे प्रतिकूल तापमान या जल भराव के कारण होती है। तो मतलब बीज तो उगना चाहता था, पर बाहर का मौसम इतना खराब है कि उसने सो जाना ही बेहतर समझा। बिल्कुल सही समझा आपने। और तीसरा है इन्फोर्स्ड डॉर्मेंसी। दिस इज कॉज्ड बाय डीप प्लेसमेंट और अनफेवरेबल कंडीशंस। हिंदी में एनफोर्स्ड डॉर्मेंसी तब होती है जब बीज बहुत गहराई में चला जाता है, जहां उसे प्रकाश या ऑक्सीजन नहीं मिलती। ये ऐसा है जैसे बीज उगना तो चाहता है, पर किसी ने उसके ऊपर भारी कंबल डाल दिया और वो उठ नहीं पा रहा। क्या बात है, बहुत बढ़िया एनोलॉजी है। तो क्या कोई ऐसा खरपतवार है जो इतना हठी हो कि उसमें ये तीनों तरह की डॉर्मेंसी पाई जाती हों? जरूर होगा। हाँ, और यही AFO मेंस का पसंदीदा सवाल है। पॉइंट 7, वाइल्ड ओट अवीना फैटुआ exhibits all 3 dormancies। हिंदी में जंगली जई में ये तीनों तरह की डॉर्मेंसी पाई जाते हैं। तीनों? जी। वो आनुवांशिक रूप से भी सो सकता है, पर्यावरण के कारण भी और गहराई में होने के कारण भी। इस वैल्यू को कंफ्यूज मत करना। तो अब हम जानते हैं कि खरपतवार लाखों बीज बनाते हैं जो दशकों तक सो सकते हैं, वो भी 3 अलग-अलग तरीकों से। अब सवाल ये है कि ये फैलते कैसे हैं? हाउ डू दे ट्रैवल? इनके प्रसार के तरीके भी उतने ही विविध हैं। जैसे हवा द्वारा प्रसार को एनिमोकोरी कहते हैं, पानी द्वारा हाइड्रोकोरी और गुरुत्वाकर्षण से गिरने को बैरोकोरी कहते हैं। और जीव जंतु भी तो मदद करते होंगे? बिल्कुल, चींटियों द्वारा प्रसार को मर्मेकोरी कहते हैं। जानवरों द्वारा भी 2 तरह से होता है।
एक है एंडोजोकोरी, जब जानवर बीज खाकर मल के द्वारा कहीं और फैलाता है, और दूसरा एपिजोकोरी, जब बीज जानवर के शरीर पर चिपक कर फैलते हैं। लेकिन इन सब में सबसे खतरनाक तरीका कौन सा है? सबसे खतरनाक है मनुष्यों द्वारा प्रसार, जिसे कहते हैं एंथ्रोपोकोरी। इट इज द मेन कॉज ऑफ बायोलॉजिकल इन्वेजन। हिंदी में ये जैविक आक्रमण का मुख्य कारण है। क्योंकि इंसान जहाज़ों और विमानों से बीजों को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ले जा सकता है, जैसा पार्थेनियम के साथ हुआ जो अमेरिका से भारत आया। सही बात है। अब इनके जीवन काल के आधार पर वर्गीकरण को भी देख लेते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। एनुअल वीड्स, जो एक सीजन में जीवन चक्र पूरा करते हैं, बायनियल वीड्स, जो 2 सीजन लेते हैं, और पेरेनियल वीड्स, जो 2 साल से ज्यादा जीवित रहते हैं। पेरेनियल वीड्स में कुछ खास प्रकार हैं जो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है ना? हाँ, क्रीपिंग पेरेनियल के उदाहरण सीधे मैच द कॉलम में आते हैं। पॉइंट 1, अ राइजोम वीड एग्जाम्पल इज साइनोडॉन डैक्टिलॉन, दूब घास। पॉइंट 2, अ ट्यूबर वीड एग्जाम्पल इज साइपरस रोटंडस मोथा। एंड पॉइंट 3, अ रूट सकर वीड एग्जाम्पल इज कॉन्वोलुलस आर्वेंसिस, हिरनखोरी। एग्जाम में याद रखना, दूब का राइजोम, मोथा का ट्यूबर और हिरनखुरी का रूट सकर। वो आपको साइनोडॉन के साथ ट्यूबर मैच करने को देकर कंफ्यूज करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अब हम खरपतवारों के लगभग सभी पहलुओं को समझ चुके हैं, लेकिन इनका एक और छिपा हुआ खतरा है। ये सिर्फ हमारी फसल से खाना पानी ही नहीं चुराते, बल्कि दूसरे दुश्मनों को पनाह भी देते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। खरपतवार कीटों और बीमारियों के लिए वैकल्पिक मेजबान मतलब ऑल्टरनेट होस्ट का काम करते हैं। जब मुख्य फसल खेत में नहीं होती तो ये कीट और रोगाणु इन्हीं खरपतवारों पर जिंदा रहते हैं। तो ये लिस्ट बहुत महत्वपूर्ण होगी। बहुत ज्यादा। चलिए देखते हैं कौन सा खरपतवार किस कीट को पनाह देता है। पॉइंट 1, Echinoclora spp is an alternate host for the stem borer of rice. हिंदी में Echinoclora चावल के तना छेदक का मेजबान है। पॉइंट 2, Chenopodium album for the stem borer of maize. हिंदी में बथुआ मक्के के तना छेदक का मेजबान है। और चौलाई। पॉइंट 3, Amaranthus spp for the gram caterpillar of pigeon pea. हिंदी में चौलाई अरहर के ग्राम कैटरपिलर का मेजबान है। पॉइंट 4, Avena fatua is an alternate host for stem rust of wheat and barley. अच्छा, जंगली जई गेहूं के रस्ट को भी पनाह देती है। जी, हिंदी में जंगली जई गेहूं और जौ के स्टेम रस्ट का मेजबान है। और गाजर घास यानी पार्थेनियम। पॉइंट 5, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस फॉर द टोबैको स्ट्रीक वायरस। हिंदी में पार्थेनियम टोबैको स्ट्रीक वायरस का मेजबान है। और पॉइंट 6, सैकरम स्पॉन्टेनियम फॉर डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज। हिंदी में कांस मक्के के डाउनी मिल्ड्यू का मेजबान है। ये तो कीटों और वायरस की बात हुई। कुछ खरपतवार सीधे सीधे बीमारियों से भी जुड़े हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट 7, सेनग्रस किलियारिस इज एसोसिएटेड विद अर्गट ऑफ बाजरा। हिंदी में सेनग्रस बाजरे के अर्गट रोग से जुड़ा है। एंड पॉइंट 8, सिनापिस आर्वेंसिस विद क्लब रूट ब्लैक लेग ऑफ कैबेज। हिंदी में जंगली सरसों पत्ता गोभी के क्लब रूट या ब्लैक लेग रोग से जुड़ी है। तो इसका मतलब यह है कि खरपतवार प्रबंधन सिर्फ खरपतवारों को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि ये अप्रत्यक्ष रूप से कीट और रोग प्रबंधन का भी एक अभिन्न अंग है। इट्स ऑल कनेक्टेड। एग्जैक्टली, यह एक एकीकृत दृष्टिकोण की मांग करता है। सिर्फ एक दुश्मन को देखकर काम नहीं चलेगा। शानदार। चलिए इस पूरी चर्चा का एक त्वरित सारांश लेते हैं, जिसमें हम सबसे जरूरी आंकड़ों और फैक्ट्स को दोहराएंगे। बिल्कुल, सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज का क्विक रिवीजन। भारत में खरपतवार से कुल नुकसान 33%। दुनिया के सबसे खराब खरपतवारों में 3 परिवारों का हिस्सा 44%। भारत में प्रति हेक्टेयर कीटनाशक की खपत 0.5 kg ही। और हर्बिसाइड की? भारत में हर्बिसाइड की खपत 40 ग्राम्स। कोनाइजा के बीज प्रति पौधा 2,26,753 और खरपतवार के बीज की जीवन क्षमता 20 साल से ज्यादा। और अब सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले हाई प्रायोरिटी वैल्यूज। ये वो फैक्ट्स हैं जो लगभग हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में आते हैं। मेजर वीड लॉस इन इंडिया 33%. Wild oat Avena fatua exhibits all 3 dormancy types. Highest seed producer
कोनीजा। मोस्ट डेंजरस इन्वेजिव डिस्पर्सल एंथ्रोपोचॉरी यानी मानव द्वारा प्रसार। मोस्ट हर्बिसाइड यूज क्रॉप इन इंडिया राइस। और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर्ड हर्बिसाइड इन इंडिया इसोप्रोटोरन। इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद रखना सीधे सीधे मार्क्स दिला सकता है। अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूं। हमने बात की कि भारत में हर्बिसाइड का उपयोग दुनिया के मुकाबले कम है। क्या इसका मतलब यह है कि भविष्य में हमें इसका उपयोग बढ़ाना चाहिए, या हमें खरपतवार प्रबंधन के गैर रासायनिक जैविक तरीकों पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए? इस पर सोचिएगा। ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है जिस पर कृषि का भविष्य निर्भर करेगा। क्लास PDF पोर्टल से डाउनलोड करके रिवाइज करें और ऑडियो रिप्ले करें फॉर रिटेंशन। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। NR सुंदर बुक्स का कंप्लीट रिवीजन हम डेली साथ में करेंगे हमारे एप्लीकेशन पे। तो आगे की सभी क्लास के लिए अभी ज्वाइन करें। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कीप रिवाइजिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं वीड साइंस के सेकंड पार्ट पे। आज की इस चर्चा में हम खरपतवारों के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स को और गहराई से समझेंगे। जी। हमारे पास जो ये नोट्स और टेबल्स हैं, ये सीधे सीधे कृषि प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है इन खरपतवारों को उनके जीवन चक्र, उनकी उत्पत्ति और उनके काम करने के तरीके मतलब फोटोसिंथेटिक पाथवेज के आधार पर ऐसे समझना कि AFO, AO या किसी भी दूसरे एग्जाम में कोई भी सवाल न छूटे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइफ स्पैन और ऑन्टोजनी